हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं एक जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और आज की इस क्लास में मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट का नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान। अगर नॉर्मली बात करें तो भू आकृतिक विज्ञान यानी हमारी भूमि पर जो भी आकृतियां हैं उन सब का अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है। बट जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें आपका क्या होता है, क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है, वो आज की कंसेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी शब्द किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो सीधा क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में। तो जियोमॉर्फोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है भाई। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और जियोमॉर्फोलॉजी में 3 वर्ड आते हैं। एक तो आता है आपका जियो, ठीक है, ये जियो जिसका मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा, यानी हमारी पृथ्वी। जियो यानी हमारी पृथ्वी। और दूसरा आता है भाई आपका मोर्फो। और तीसरा आ जाता है लोगोस। 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है जियो प्लस मोर्फो प्लस लोगोस। जियो यानी पृथ्वी, और आपका जो लोगोस का मीनिंग तो डिस्कोर्स रहेगा यानी वर्णन करना। और मोर्फो का मीनिंग क्या रहेगा? मोर्फो का मीनिंग रहेगा आपके फॉर्म्स यानी आकृतियां। फॉर्म्स यानी रूप यानी आकृतियां। 1 मिनट। तो यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड है 3 वर्ड से मिलकर बना है। जियो का मीनिंग पृथ्वी। मोर्फो का मीनिंग हो जाएगा आपकी आकृतियां या फॉर्म्स या रूप, ठीक है। लोगोस का मीनिंग हो जाएगा आपका क्या? लोगोस का मीनिंग हो जाएगा डिस्कोर्स यानी वर्णन करना। तो यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी का जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो नॉर्मली डेफिनेशन तो भाई हम ये बोल देते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो भी आकृतियां पाई जाती है उन सब का अध्ययन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी है। बट अगर ज्योग्राफी के तौर पर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या डेफिनेशन होती है कि हमारी पृथ्वी के स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर पर, तो हमारी जो हमारी पृथ्वी है इसके स्थल मंडल पर जो भी आपकी आकृतियां हैं वो आकृतियां और उनका निर्माण करने वाले प्रक्रम यानी जिनकी वजह से वो आकृतियां बनी हैं, ठीक है, जिन भी फोर्सेस की वजह से बनी हैं तो वो वाले प्रक्रम, और उन आकृतियों का मानव के साथ अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। अगर लिखना चाहते हो तो सिंपल लिख लो, पृथ्वी के स्थल मंडल पर भू आकृतियां और उनका निर्माण करने वाले प्रक्रम और उन आकृतियों का मानव के साथ जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। समझ में आ गया? तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसके अंतर्गत यहाँ पर 3 प्रकार के उचावच आते हैं। 3 प्रकार के उचावच आते हैं। वो 3 प्रकार के उचावच कौन से हैं भाई, जहां से आपका एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इन उचावच से ही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम 3 टाइप के रिलीफ पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रथम प्रकार के उचावच, सेकेंड द्वितीय श्रेणी के भी कह सकते हैं, मैं श्रेणी लिख देती हूं यहाँ पर, द्वितीय श्रेणी के उचावच, एंड तीसरा तृतीय श्रेणी के उचावच। 3 प्रकार के उचावच देखने को मिलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो 3 प्रकार के उचावच को सम्मिलित किया जाता है, प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के। सबसे पहले प्रथम प्रकार के उचावच, ये क्या होते हैं? यानी ये वो रिलीफ होते हैं, वो उचावच है जिनका हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले निर्माण हुआ, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले क्या बने थे? महाद्वीप और महासागर। तो कौन से उचावच होते हैं हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाले उचावच होते हैं प्रथम प्रकार के उचावच, और इसमें आ जाएंगे भाई आपके 2 महाद्वीप और महासागर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा?
महाद्वीप, या सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, बाकी आपको दे देगा द्वितीय और तृतीय श्रेणी के, एक डाल देगा महाद्वीप और महासागर में से। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सेकंड आएगा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन से उच्चावचों को शामिल किया जाता है, यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर जिन रिलीफ का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, यानी महाद्वीप और महासागरों पर आपके जो उच्चावच बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके पर्वत, पठार, मैदान और झील। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान और झील, ये किस पर बनते हैं, आपके महाद्वीपों पर। ठीक है, महासागर के आसपास वाले एरिया में। तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं, जो जिन उच्चावच का निर्माण या जिन रिलीफ का निर्माण आपके प्रथम प्रकार के और द्वितीय प्रकार के उच्चावचों पर हुआ है उन्हें कहते हैं तृतीय प्रकार के उच्चावच। अब जो तृतीय प्रकार के उच्चावच है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आपके सारे आ जाती है, जैसे आपकी भाई नदी हो गई, ठीक है, हिमनदी हो गई, क्योंकि देखो आपकी जो नदी है हिमनदी है पर्वतों के बीच से बहती है, पठारों के बीच से बहती है, मैदानों में बहती है। ठीक है, नदी हो गई, हिमनदी हो गई, भाई आपका भूमिगत जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, समुद्री तरंगे हो गई, समुद्री तरंगे हो गई, और इनके द्वारा कोई भी बनी हुई सतलाकृति, आपसे एग्जाम में कहते हैं वी आकार की घाटी, तो तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। आपसे एग्जाम में कहते हैं पुलिन, पुलिन कौन बनाता है, हिमनदी बनाती है, तो तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। आपसे कहते हैं पेडिमेंट बजादा, कौन बनाता, पौने बनाती है, तो पौने भी इंक्लूड कर लो इसमें। ठीक है, तो ये सारे आपके कौन से तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। तो आप पीजीटी के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, समुद्री तरंगे, पौने, ये सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, अपर्दन के कारण अलग, फिर परिवहन के कारण अलग, फिर निक्षेपण से अलग बनाती हैं, सारी इनकी बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं। ये वाला वाइल्ड टॉपिक आपका 5-6 टॉपिक पढ़ते हैं एक ही टॉपिक में, तो इनके द्वारा कोई भी सतलाकृति आपसे पूछ ले तो आप सीधे बोलना तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो आपको पता चल गया प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या शामिल किया जाता है, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के रिलीफ थे जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस वाले पार्ट से। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा उलझा के पूछता है। अब आगे चलते हैं, तो ये आपने पढ़ लिया, ये उच्चावच रिलीफ होते हैं। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जियोमॉर्फोलॉजी की एक बुक भी थी भाई, जियोमॉर्फोलॉजी बुक से रिलेटेड एक बुक थी, इसी के कंसेप्ट से रिलेटेड, जो कि आपके एक प्रोफेसर थे थॉर्नथवेट। तो ये बुक आप यहीं पर नोट डाउन कर लेना, थॉर्नथवेट की बुक थी, बहुत फेमस बुक थी इसकी जियोमॉर्फोलॉजी की, और इसका बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो एग्जाम में सीधा ये पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसकी बुक है, तो यानी भू आकृति विज्ञान के सिद्धांत, ये बुक थी प्रोफेसर थॉर्नथवेट की। ठीक है, तो समझ में आ गया, आगे बढ़े, तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप बेशक ले सकते हो। हम आगे चलते हैं फिर, हाँ जी बढ़े आगे, चलिए। अब यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया, ये बेसिक आज की क्लास है ना, हमारी बेसिक से क्लास है, फिर भी आज की क्लास आपको 3-4 नंबर दिलवाएगी एग्जाम में। ठीक है, बढ़िया लेवल का एग्जाम हो रहा है तो 3-4 नंबर आज की क्लास से आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको आगे करवाने जा रही हूँ जेम्स हटन। जेम्स हटन, जो जेम्स हटन है उससे रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। जेम्स हटन बहुत फेमस थे जियोग्राफर, बहुत सारा वर्क किया था इन्होंने ज्योग्राफी के अंदर, और ये कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटिश के रहने वाले थे भैया, भूगर्भ शास्त्री थे, यानी पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की स्टडी करते रहते थे ये जेम्स हटन। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी, और इन्होंने एक फेमस थ्योरी भी दी थी जो आज की क्लास में मैं करवाऊंगी आपको, एक रूपतावाद का सिद्धांत। अब यहाँ पर जो जेम्स हटन थे स्कॉटिश के थे, भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने एक चक्रीय पद्धति की भी अवधारणा दी थी, चक्रीय पद्धति की भी अवधारणा दी थी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा चक्रीय पद्धति की अवधारणा किसने दी थी, तो जेम्स हटन ने दी थी। चक्रीय पद्धति यानी ये मानते थे सब कुछ एक चक्र में होता है।
ठीक है, पर्वत बन गए, पहाड़ बन गए, अपरदन हुआ, धीरे धीरे वे कटते चले गए, प्लेन एरिया बन गया, फिर वही सारा मलबा जाके जमा हो गया, फिर अर्थ के अंदर मूवमेंट हुई और फिर वलन पड़ गए, फोल्ड पड़ गए, फिर दोबारा पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये एक चक्र में चलता रहता है। तो ये जेम्स हटन की थी चक्रीय पद्धति। इसके जो अवधारणा देने वाले कौन थे? जेम्स हटन। और इसी चक्रीय पद्धति की अवधारणा में इन्होंने कुछ लाइनें दी थी। इन्होंने क्या कहा था? न आदि का अंत है, न आदि का अंत है और न अंत का भविष्य है, और न अंत का भविष्य है। सीधा ये पूछेगा एग्जामिनर, न आदि का अंत है न अंत का भविष्य है, ये लाइन किसने कही? तो ये लाइन कहने वाले कौन थे? जेम्स हटन। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो है, इसी कंसेप्ट में इन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 क्वेश्चन है ये अलग अलग। आंसर एक ही है, जेम्स हटन। आपको लर्न करना है चक्रीय पद्धति की अवधारणा किसने दी, कौन थे देने वाले? जेम्स हटन। न आदि का अंत है न अंत का भविष्य है। ठीक है, ये लाइन क्या है? न आदि का अंत है, जो आज आप देख रहे हो, ठीक है, उसका अच्छी तरीके से अंत भी नहीं होता, और जो अंत है उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। ठीक है, और वर्तमान भूत की कुंजी है। आज जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो एकदम से नहीं बने, करोड़ों अरबों वर्षों से उन पर फोर्सेस ने काम किया है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक बलों ने बहुत ज्यादा काम किया है, और वो जो बने हैं वो धीरे धीरे बने हैं। तो एक लंबा इतिहास है उन सबके पीछे। इस लाइन का मीनिंग ये है। तो ये सारी लाइनें देने वाले कौन थे? जेम्स हटन। अब इसके बाद जेम्स हटन का जो फेमस थ्योरी है वो है भाई एक रूपतावाद का सिद्धांत। एक रूपतावाद का सिद्धांत। सीधा एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर इज जेम्स हटन। जेम्स हटन ने दिया था एक रूपतावाद का सिद्धांत। आई थिंक 1785 में दिया था। ठीक है, एक रूपतावाद का सिद्धांत। अब ये क्या सिद्धांत था, ये थ्योरी क्या थी? इस थ्योरी में उन्होंने कहा था जो सतलाकृति आप देख रहे हो, जो धरातल आप देख रहे हो, ठीक है, उसमें एक भूगर्भिक प्रक्रम जुड़ा हुआ है, यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस लगा उसमें एक पूरा। और इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस के साथ साथ कुछ थ्योरीज और कुछ नियम, कुछ रूल्स ने भी अपना काम किया है। ठीक है, कुछ रूल्स ने भी अपना काम किया है, और इसी भूगर्भिक इतिहास में वो लंबे टाइम से अपना काम कर रहे हैं। तो सीधी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ वो कहना क्या चाह रही थी। जेम्स हटन कहते हैं कि आज आप जो पर्वत देख रहे हो, मान लो आप ये पर्वत है हिमालय, हिमालय पर्वत आप देख रहे हो, ये जो हिमालय पर्वत बना है ये आज नहीं बना। हिमालय पर्वत के अंदर क्या हुआ? हिमालय पर्वत जो है इसके अंदर यानी पृथ्वी के अंदर क्या हुआ? संपीड़न हुआ, संपीड़न हुआ, कंप्रेशन हुआ। ठीक है, संपीड़न हुआ, और इसके अंदर जो भी चट्टान थी दोनों तरफ से उस पे बल डाला गया, कंप्रेस डाला गया, पूरा प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया। और जब ये दबाव डाला गया तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। अब ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे उसने एक माउंटेन की शेप ले ली। तो इस टाइम में हजारों अरबों वर्ष का समय लगा है, हजारों करोड़ों वर्ष लग गए इस चीज को बनने में। तो ये क्या हो गई? हमारी हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया। तो वो यही तो कहता है अपने सिद्धांत में। जेम्स हटन कहता है कि भाई आज आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो सतलाकृतियां देख रहे हो, उस पर एक बहुत लंबा भूगर्भिक प्रक्रम है, यानी पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में एक पूरा बड़ा प्रोसेस चला है, और उसके साथ साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है, और उसके बाद ये आज आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। बहुत सारे रूल लगे हैं, नियम क्रियाशील हुए हैं। ठीक है, जैसे संपीड़न बल यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये एक नियम लगा है। तो इसी वजह से आप सतलाकृतियों को देख रहे हो। तो जेम्स हटन का मानना था कि अचानक से कोई भी चीज नहीं बनती। हमारी जितनी भी सतलाकृतियां बनी हैं उनको बनने में बहुत लंबा इतिहास लगा है, और इसी वजह से जेम्स हटन ने आकस्मिकवाद सिद्धांत की आलोचना की थी भाई, क्रिटिसाइज किया था इस थ्योरी को। क्यों किया था? इस थ्योरी का मीनिंग था कि भाई अचानक से हमारे धरातल पर पर्वत बन गए, यानी जो भी कुछ होता है वो अचानक होता है पृथ्वी पर।
ये थ्योरी का ये मानना था। जेम्स हटन का क्या मानना था, कुछ भी अचानक से नहीं होता, एक लंबा इतिहास उसके पीछे होता है, ठीक है। बहुत लंबे समय से फोर्सेस काम करते हैं और धीरे 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 सतलाकृतियों का निर्माण होता है, भू आकृतियों का निर्माण होता है, और उसके इन सब के पीछे हमारी पृथ्वी के अंदर काम करने वाले बल भी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो अंतर्जात बल है, बहिर्जात बल है, इसकी क्लास भी आपको मिल गई होगी, ठीक है, या मिल जाएगी, यूट्यूब पर देखना, ठीक। तो ये सारे फोर्सेस काम करते हैं, उसी वजह से आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। आकस्मिकवाद, अचानक से कुछ नहीं होता, तो जेम्स हटन का ये मानना था और ये उनकी फेमस थ्योरी भी थी। और कहा जाता है कि जेम्स हटन का जो ये सिद्धांत था वो भू आकृतिक विज्ञान का, जियोमॉर्फोलॉजी विज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, आधारभूत सिद्धांत के नाम से जाना गया। आधारभूत सिद्धांत यानी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ये एक बेस का काम किया जेम्स हटन की एकरूपतावाद के सिद्धांत की थ्योरी ने। तो 1785 में ही इन्होंने ये थ्योरी दी थी, एकरूपतावाद का सिद्धांत। इस थ्योरी में आगे चलकर भी कुछ काम किया था, और वो काम करने वाले कौन थे भाई, जॉन प्लेफेयर, यहीं पर लिख रही हूं, इसी थ्योरी में आगे काम करने वाले थे जॉन प्ले, रुको एक मिनट, जॉन प्लेफेयर, और इसके साथ साथ एक और थे सर चार्ल्स, ठीक है, एक और थे सर चार्ल्स लोयल। तो ये दो और थे जिन्होंने इस थ्योरी पर वर्क किया था, इसको आगे बढ़ाया था, इसमें और भी आगे जाके कंसेप्ट दिए थे जॉन प्लेफेयर और सर चार्ल्स लोयल ने। तो जेम्स हटन ने इसी तरीके से अपना ये सिद्धांत दिया और आकस्मिकवाद सिद्धांत की भरपूर आलोचना की थी। उसका मानना यही था कि कुछ भी अचानक से नहीं होता। तो जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारा वर्क किया था भाई जेम्स हटन महोदय ने।